A very good evening, friends. This is Dr. Vipul Kashyap, and today we will discuss another topic, that is introduction of prokaryotes and eukaryotes. Okay. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स करने से पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि इस अर्थ पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं या हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया, ठीक है, उनको पहचाना गया और किस ग्रुप में रखा गया, आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई, ठीक है, साइंटिफिक थ्योरीज दी गई जो आपके सामने है। सबसे पहले शुरू करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो अगर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये आपको ये दी गई थी कार्लोस लिनस ने 1758 में। तो उसने डिस्क्राइब किया था कि हमारी धरती पर सिर्फ 2 प्रकार की प्रजातियां हैं, वो है प्लांट और एनिमल, प्लांटे और एनिमले, ठीक है, उसने ये बताया था। मगर उसके बाद क्या हुआ, अर्नेस्ट हैक्कल ने 1886 में ये बताया कि नहीं, 2 टाइप की नहीं, 3 टाइप की स्पीसीज़ है, प्रजातियां या फिर डोमेन है, ठीक है। वो है प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमिले, इसने ये बताया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या बताया, कोपलैंड ने बोला नहीं, 3 टाइप की नहीं, 4 टाइप की, 4 टाइप की डिविजन्स हैं हमारी अर्थ पर, वो है एनिमिलिया, प्लांटे, प्रोटिस्टा और मोनेरा। इन्होंने इसके बारे में बताया, ठीक है। मगर इसके बाद एक और हैं R.H. विटेकर, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस है। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपने अपने +1 +2 बायोलॉजी में पढ़ा होगा। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन मोस्ट स्टडीड जो पढ़ा जाता है बुक्स में आजकल, ठीक है। उन्होंने बताया कि नहीं, प्लांटी है, एनिमली है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है और मोनेरा है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि एक्स्ट्रा फंजाई है, फंजाई भी एक तरीके की डोमेन है, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, किस तरीके से क्लासीफाई किया गया लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या ऑर्गेनिजम्स को या फिर हाई ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम था, दैट इज 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसके बारे में अगर बात करें हम, तो ये दूसरों से कैसे थोड़ा अलग था। दूसरों से इसलिए अलग था, आपने पहले पढ़ा होगा एनिमिलिया, ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा कि एनिमिलिया है, प्लांटे है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, ठीक है, ये आप सब पढ़ चुके हैं पहले कि प्रीवियस क्लासिफिकेशन सिस्टम में। उसके बाद आपने पढ़ा था मोनेरा, ठीक है, मोनेरा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। मगर 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या बोलता है, नहीं, मोनेरा भी 2 हिस्सों में बांटे गए हैं, दैट इज़ यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। तो इनकी खासियत क्या थी, यू बैक्टीरिया कौन होते हैं और आर्के बैक्टीरिया कौन होते हैं। तो यू बैक्टीरिया बोला गया ट्रू प्रोकैरियोट्स को, ट्रू प्रोकैरियोट्स को क्यों, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स, ट्रू प्रोकैरियोट्स उनको बोलते हैं जिनकी सेल वॉल कैरी करती है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, पॉलीसैकेराइड है बेसिकली ये, ठीक है, जो पाया जाता है किसके सेल वॉल में, बैक्टीरिया की स्पेशल, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन पाया गया तो उसको बोलेंगे ट्रू बैक्टीरिया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज यू बैक्टीरिया, ठीक है। मगर आर के बैक्टीरिया में क्या था, सेल वॉल विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, उनके पास सेल वॉल थी मगर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं था उसमें, ठीक है। और आर के बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी है ये हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थे बैक्टीरिया आर्किया जो है मोनेरा में आते थे, इनको बोल रहे हैं हम प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ये थे प्रोकैरियोट्स पी। और रही बात प्रोटिस्टा, फंजाई, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, ये सब आते हैं यूकैरियोट्स में, ई से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको, ये सारे यूकैरियोट्स में आते हैं। अब ये देखिए यूकैरियोट्स, जबकि यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में आते हैं। अब अगर इनके बात करें सेल स्ट्रक्चर की, सॉरी, अगर इनके बात करें सेल स्ट्रक्चर की, तो यू बैक्टीरिया में आपको बताया मैंने कि पेप्टिडोग्लाइकन है, आर्किया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। प्रोटिस्टा में क्या है, सेलुलोस है, ठीक है, इनके पास, कईयों के पास क्लोरोप्लास्ट है। फंजाई, इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। प्लांटे में
सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, एनिमिलिया में इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है एनिमिलिया के पास। तो नंबर ऑफ सेल बात करें, जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर होते हैं, आर्किया यूनिसेलुलर होंगे, और इनके बाद जो आगे डोमेन्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटे हो गया, एनिमलिया हो गया, ये सारे मल्टी सेलुलर्स हैं। कुछ कुछ एक में यूनिसेलुलर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटिस्टा में कई यूनिसेलुलर होते हैं और कई मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। फंजाई में क्या है, कई यूनिसेलुलर होंगे और कई मल्टी सेलुलर होंगे, मगर प्लांटे और एनिमले में सारे मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब हो गया कि इनके पास बहुत सारे सेल्स हैं, उनका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, ये मतलब हुआ मल्टी सेलुलर का। यूनिसेलुलर के पास सिंगल सेल है, वही सब कुछ कर रहा है काम, बॉडी के सारे फंक्शंस। मल्टी सेलुलर का मतलब अलग अलग सेल्स हैं और उन सब सेल्स का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। जैसे जैसे हम हायर क्लासिफिकेशन सिस्टम की ओर जाते रहेंगे, इधर से इधर जाते रहेंगे, आपके मल्टी सेलुलर करैक्टर बढ़ते रहेंगे, और जब इधर से इधर गए डोमेन्स में, तब यूनिसेलुलर करैक्टर्स आपके बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है बेसिकली, मेनली, वैसे तो बहुत आगे भी होते हैं, मेनली ऑटोट्रॉप्स और हिट्रोट्रॉप्स, दो टाइप का होता है, एक ऑटोट्रॉप्स और एक हिट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का क्या मतलब हुआ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और हिट्रोट्रॉप्स का क्या मतलब हुआ, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी और हिटोट्रॉप्स भी है, आर्किया दोनों है, प्रोटिस्टा दोनों है, फंजाई हीटोट्रॉप्स है। हीटोट्रॉप्स है मतलब ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसका। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि सड़ी गली डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। प्लांटी ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमिलिया हेट्रोट्रॉप्स हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं कुछ, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई हो गया, आर्किया में मिथेनोजेंस और हेलोफाइल्स, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किया का एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है वन वर्ड में कि आर्किया में एग्जाम्पल बताओ, उसका एग्जाम्पल है मिथेनोजेंस और हेलोफाइल्स, ठीक है। प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड्स आ गए हैं, ठीक है। फंजाई में मशरूम और यीस्ट आ गए हैं। प्लांटे में पता है आप सबको, फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी है, मोसिस फर्न्स हो गए। एनिमिलिया में आपको पता है इंसेक्ट्स, फिशेस, मैमल्स आ गए सारे, ठीक है। तो ये थी सारी बात अबाउट 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हम बात करते हैं टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दिखता कैसे है, ठीक है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, अभी हमने आपको बताया था ना कि मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स में है, और मोनेरा से आगे जो डोमेन्स हैं वो सारे यूकैरियोट्स में आते हैं। तो इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जनरल बता रहा हूँ मैं सबका सेल कैसा होता है। यहाँ पे हम इस वक्त देख रहे हैं आपका एक एनिमल सेल, ठीक है, ये एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल है एक टिपिकल। तो अगर सबसे पहले पहचान करनी हो कि भैया ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, तो क्या है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये कवर्ड है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। आप देख रहे होंगे इसकी इर्द गिर्द ये मेम्ब्रेन है, ये कवर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहला करेक्टरिस्टिक क्या है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड बाय या न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है उनको पहचानने का यूकैरियोट्स का। और दूसरा क्या है कि इनके पास बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं। सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ पे लाइसोसोम्स हो गया, पिनोसेटिक वेसिकल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया दोनों, ठीक है, सेंट्रियोल्स हो गए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गई। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे सेल वेसिकल्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इनके जनरल फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है। फॉर एग्जांपल पिनोसेटिक वेसिकल है यहाँ पे, ये देखिए, इसका काम होता है इंजेस्ट करना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहर का फ्लूइड वो अंदर ले आएगा, ठीक है, अगर इसकी कोई रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, ये आप देख रहे हैं पर्पल कलर का, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस मास स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है, इट इज़ अ डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जिसका फंक्शन होता है आरएनए की सिंथेसिस या फिर राइबोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद ये है लाइजोसोम के बारे में, ये है आपका लाइजोसोम, यहाँ पर ये लाइजोसोम। लाइजोसोम को बेसिकली क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का अगर इसको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए या फिर ये मेरे एनवायरनमेंट को, सेल एनवायरनमेंट को नुकसान कर रही है, तो वो उसको एनगल्फ कर लेगा, ठीक है, लाइजोसोम्स।
उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको पता है यहाँ पे है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? जिनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते वो होते हैं स्मूथ, ठीक है। उसके बाद आ गया आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है कि ये एनिमल सेल पढ़ रहे हैं तो इसमें लैक होगी सेल वॉल, ठीक है। जबकि प्लांट में क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? इट सपोर्ट एंड गिव सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एटीपी बनाना, ठीक है। यही तो प्रोवाइड करता है एटीपी, जो एनर्जी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करके, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोलस का मैंने आपको बता दिया था। सेंट्रियोल्स की बात करें तो आपके ये सेंट्रियोल्स हैं यहाँ पे। इसमें 9+2 अरेंजमेंट सिस्टम है, ये आपने पढ़ा होगा +1 +2 में 9+2 अरेंजमेंट सिस्टम। देखिए रिंग जैसा दिख रहा है। सेंट्रियोल्स का फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये स्पिंडल अपरेटस बनाते हैं जो कि सेल डिवीजन में काम आता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं आपके। इनका काम क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या है कि ये सपोर्ट करते हैं सेल की शेप को, ठीक है। कोई डिफाइंड शेप है, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये डिफाइन करते हैं हल्की शेप सेल की, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स आपको पता है, यहाँ पे देखो ये सारे राइबोसोम्स हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए, ये था आपका जर्नल टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद करते हैं जनरल प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये देखिए, ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से अलग क्या है? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये देखिए, जो सबसे मेन है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल कॉइल्ड है, बिल्कुल गुच्छा जैसा आप देख रहे होंगे, ऐसे ऐसे करके कॉइल्ड है। तो ये कॉइल्ड है, और यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर एनवलप नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको ऐसे करके सराउंड कर रही है, ये चीज़ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए इज सुपर कॉइल्ड, ठीक है, और नो न्यूक्लियर एनवलप। ये सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक हुई प्रोकैरियोट की। और दूसरा, इनके पास सेल वॉल है। एनिमल सेल में आपने देखा था कि इनके पास सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। हालांकि प्लांट सेल में होती है, मगर प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है। और इस सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीसैकेराइड की, ठीक है। उसके बाद पिलाई है। पिलाई का काम क्या होता है? ठीक है, जेनेटिक आपकी कई बार क्या होता है, जेनेटिक कम्युनिकेशंस के लिए होता है बेसिकली पिलाई का काम, ठीक है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया जब कनेक्ट होता है वो इसके थ्रू होता है। प्लाज्मिड, ये आपका प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल भी बोला जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल। और इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसके पास कुछ जीन होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। मतलब कि ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है, बैक्टीरिया को एक तरीके से। मान लो कहीं पे कोई बैक्टीरिया है, हमने मेरे शरीर में कोई बैक्टीरिया है, मैंने दवाई खाई, वो मर गया, ठीक है, एंटीबायोटिक से। मगर ऐसा बैक्टीरिया भी होंगे जिनके पास प्लाज्मिड होगा, और उस प्लाज्मिड में क्या है, जीन्स पड़े हैं जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है। इसलिए अगर मैंने दवाई खाई तो वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो बेसिकली एक सर्वाइव का एक मैकेनिज्म है, प्लाज्मिड रखता है अपने पास। कैप्सूल है, ठीक है, आउटर मोस्ट कैप्सूल है, सेल वॉल है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, फ्लैजेला। अच्छा, ये फ्लैजेला होता है, आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी। फ्लैजेला का मेन फंक्शन होता है स्विमिंग और मोटिलिटी के लिए, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करनी हो, मोटिलिटी करनी हो, तो उसका काम है फ्लैजेला का, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड, विच इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोइड। तो ये था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे मेन डिफरेंस हैं क्या, जो हमने पढ़ चुके हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो इसमें देखिए डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, यूकैरियोटिक में एनी सेल दैट कंटेन्स अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वो यूकैरियोट्स में है। प्रोकैरियोट्स में क्या है, एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हो गया। एग्जांपल्स देखिए इसके, एनिमल, प्लांट, फंजाई हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आ गया बैक्टीरिया, आर्किया, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड है, बताया था आपको। यहाँ पे एब्सेंट है, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। सेल साइज की बात करें तो ये 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है।
मगर प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं, ठीक है ना, अप टू 5 माइक्रोमीटर तक होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें हम, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, इसमें हाईली रेगुलेटेड होती है, सिलेक्टिव ओरिजिन सीक्वेंसेस होते हैं इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूकैरियोट्स में क्या है, ओरिजिन ओराई साइट्स आपने पढ़े होंगे, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ओराई साइट्स होते हैं, अगर डीएनए रेप्लिकेशन करनी है, ओरिजिन साइट्स फॉर रेप्लिकेशन, ये इसमें बहुत सारे होते हैं क्योंकि बहुत लंबा डीएनए है ना। हाँ, एक और खासियत मैं आपको बताना भूल गया कि यूकैरियोट्स में आपका डीएनए क्या होता है, लीनियर डीएनए, लीनियर, ऐसा लीनियर डीएनए लंबा, और जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या है, कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड डीएनए। तो भाई अगर लीनियर डीएनए है तो फिर ओराई साइट्स भी उसमें बहुत सारी होंगी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी ओराई साइट्स होंगी, ठीक है। और जबकि इसमें क्या हुआ, प्रोकैरियोट्स में, इसमें आपका रेप्लिकेट एंटायर जीनोम एट वंस, मतलब एक ही ओराई साइट होगी और वहीं से आपका पूरा रेप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं यूकैरियोट्स, और आपके प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं। क्रोमोसोम्स मोर देन वन, और इसमें मैंने आपको बताया था कि वन लॉन्ग सिंपल लूप डीएनए और प्लाज्मिड, बताया था ना, एक सिंपल लूप होता है डीएनए का ऐसे। राइबोसोम्स इसमें लार्ज होंगे, इसमें स्मॉल होंगे। ग्रोथ रेट, हाँ, एक और चीज़ ये है कि अगर आपसे पूछा जाए, मैंने आपको बताया था कि सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है, तो राइबोसोम भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलीज राइबोसोम को छोड़ के सब कुछ एब्सेंट है। राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में, मगर छोटे, बहुत छोटे साइज के होते हैं। यूकैरियोट्स में तो होते ही हैं, मगर प्रोकैरियोट्स में क्या है, हमको पता है कि सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट है, मगर इसमें एक्सेप्शन क्या है, राइबोसोम्स, वो होते हैं बिल्कुल छोटे प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। उसके बारे में बात करें, ग्रोथ, ग्रोथ यूकैरियोट्स की स्लो होती है, मगर प्रोकैरियोट्स में फास्ट होती है, ठीक है। ऑर्गेनेली प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। अच्छा, एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन यूकैरियोट्स में भी है, प्रोकैरियोट्स में भी है। सेल वॉल के बारे में बात करें तो सिंपल है, प्रेजेंट इन प्लांट और फंजाई, ठीक है, एनिमल में होती नहीं है। और प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में है। तो ये एक जर्नल डिफरेंस हमने पढ़ लिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में, जो कि आपका इस स्लाइड का टाइटल है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद अब हमने बताया था कि भाई आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में फ़र्क क्या है। तो मैंने आपको बताया, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में फ़र्क क्या है। तो आप यहाँ देखें कि जो सबसे पहले बताऊंगा, जो सेल वॉल होती है वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। ये मैं सॉरी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से मैं आपको बताऊंगा मतलब क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये लिपिड्स हैं और ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आपकी, ठीक है। इसमें हाइड्रोफोबिक हेड हो गया, सॉरी हाइड्रोफोबिक टेल होगी, और हाइड्रोफिलिक हेड हो गया। हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड, ये हेड है और ये टेल है, ये हेड है और ये टेल है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये देखिए ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब क्या है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एस्टर लिंक्ड लिपिड, ठीक है। अब आप देखिए पेप्टिडोग्लाइकन में क्या है, यहाँ पे ये एस्टर लिंकेज आप देख रहे हैं, ठीक है। ये एस्टर लिंकेज होती है किसमें, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में। मगर जब अगर हम बात करेंगे किसकी, आर्किया की बात करेंगे, तो यही सेम लिंकेज क्या होगी, ईथर लिंकेज होगी। यहाँ आप देखिए ईथर लिंकेज, यहाँ ज़्यादा दिखेगा आपको, ये ईथर लिंकेज होगी, ठीक है। तो सिर्फ यही एक मेन डिफरेंस है आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, ठीक है, कि जो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन जिसमें एस्टर लिंकेज होती है, बट इन केस ऑफ आर्किया देयर इज ईथर लिंक्ड लिपिड्स आर देयर एंड हैविंग नो पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन होगी नहीं और ईथर लिंकेज होगी लिपिड्स के साथ, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आप देख लीजिए बैक्टीरिया के, आर्किया के और यूकैरियोटा के। तो इन सब की हमने बात कर ली, हमने एनिमल पढ़ लिया, प्लांट पढ़ लिया, ठीक है, फंजाई पढ़ ली, मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया। अब रहता क्या है, कुछ मिसिंग है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है जो आजकल चल रहा है। वो क्या है, वायरस। पता है ना आपको आजकल क्या चल रहा है, कोरोना वायरस, कोविड-19, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस क्या है। अब आप बोलोगे कि सर ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपने क्यों नहीं रखा वायरस को,
इनकी क्लासिफिकेशन क्यों नहीं करी? तो सबसे बड़ी बात है कि क्लासिफिकेशन तो उनकी करते हैं जो लिविंग कैटेगरी को डिफाइंड करते हैं, ठीक है। वायरसेस क्या है? नाइदर दे आर लिविंग नॉर दे आर डेड, ठीक है। ना तो ये लिविंग है ना तो ये डेड है, ये है अपॉर्चुनिस्टिक। जब तक पड़े हैं बाहर पड़े हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे ही वो किसी शरीर के अंदर उनको होस्ट मिला ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये देखिए इसके पास एनवेलप प्रोटीन है, ठीक है। ये इसका एनवेलप है, ये वायरल जीनोम है इसका। ये आपका डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि डीएनए और आरएनए दोनों ही हैं, एक ही होगा। न्यूक्लियोकैप्सिड है, वायरल टेगुमेंट है, ठीक है। ये स्पाइक्स एनवेलप प्रोटीन्स को स्पाइक्स के बारे में है, जैसे आप देखते हैं आजकल मैगजीन्स में अखबार में या कहीं पे भी कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है, कुछ आपको स्पेशल जो है वो है, ये है पॉइंट्स। दे आर मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे, ए सेलुलर, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट है, अदर कैरी डीएनए और आरएनए, ठीक है जी, समझ आ गई ये बात। कॉजुअल इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमंस, पता, हाँ जी पता लग गया हमारे को। एनिमल एंड प्लांट एंड बैक्टीरिया, ठीक है। कॉज मोस्ट ऑफ डिजीज दैट इज प्लेग और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी हुआ था इसमें, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां कॉज करी थी इन्होंने। कैरी आउट एनी मेटाबॉलिक एक्टिव, कैन नॉट कैरी एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जब इनके पास कोई सेल ऑर्गेनेल ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करते शो, ठीक है। अनलेस और ये अनटिल होस्ट में जाएंगे। होस्ट में जाने के बाद ये होस्ट की बॉडी को यूज़ करेंगे और अपनी बॉडी बनाएंगे, ठीक है। ये है होस्ट, ये वायरस है, इसके अंदर गया, इसने होस्ट की बॉडी का ही सामान यूज़ किया और अपनी मल्टीप्लिकेशन करी, अपनी सारी कॉपीज़ बनाई और वहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ये होता है वायरस, इस तरीके से मल्टीप्लाई करता है। कैन नॉट रिप्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता, बहुत सारी कॉपीज़ होगी तभी उसका कुछ काम होगा किसी होस्ट में जाके, ठीक है। नाइदर ग्रो और नॉन रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, बाहर पड़ा रहता है एनवायरनमेंट के, कुछ नहीं करेगा किसी को अनलेस और अनटिल शरीर में ना जाए, ठीक है। रिक्रूट द सेल, ये सॉरी, रिक्रूट द सेल मेटाबॉलिक पाथवेज टू इंक्रीज देयर नंबर, मैंने आपको बताया था ना। होस्ट के अंदर जाएगा, होस्ट क्या हुआ, होस्ट हुआ हम हो गए, ठीक है। हम में ही तो वायरस जाएगा या फिर किसी और में, इसको शरीर मिलना चाहिए, ठीक है। एनिमल प्लांट कुछ भी हुआ वो शरीर मिलना चाहिए, होस्ट, ठीक है। तो ये हमारे मेटाबॉलिक पाथवे यूज़ करता है और अपना नंबर बढ़ाता है। नो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज, मैंने बताया था ना, इसमें कोई ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, इसलिए कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, इंडिविजुअल इसकी अपनी, ठीक है। और हैव एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर स्टेट, ठीक है। ये सेल के अंदर जाके अटैक करता है और बाहर दोनों जगह, ठीक है। ये खासियत होती है वायरस की, ठीक है। तो ये था आपका वायरसेस का, और इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।